मेरे कैरेक्टर पे बात आई जो कि सब झूठ था। 5 साल से मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो आप लोगों को तो पहले पता चल जाएगा या सलमान सर को कि नहीं सर मेरा और चाहत का ऐसा कुछ भी नहीं था, हम दोस्त भी नहीं थे। देखिए विवियन मुझे स्टार्टिंग में बहुत खड़ूस बहुत अकड़ू लगे थे। हेलो एंड वेलकम टेली मसाला। मैं फैजान और मेरे साथ में इस वक्त चाहत पांडे, जिनकी जर्नी थोड़ी सी छोटी रही लेकिन बहुत शानदार रही। जितना रहे घर के अंदर बहुत डिसेंट रहे, बहुत एलिगेंट रहे और बहुत अच्छा आपने गेम दिखाया चाहत। लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। एंड क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे जनता की चाहत बन के। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग प्यार दे रहे हैं। और बीच में से थोड़ी जर्नी इधर उधर थोड़ी हो गई थी, थोड़ा सा ग्राफ जो चाहत के गेम का था वो थोड़ा सा डाउन चला गया था। काफ़ी इमोशनल हो गई थी एक टाइम पे आप। और फिर जो चाहत निकल कर आई हैं, जो उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है, पूरी दुनिया ने देखा वो। क्या कहेंगी इसके ऊपर आप? मुझे लगता है कि नॉर्मल लाइफ में भी अप एंड डाउन आते हैं, कई बार हम लो फील करते हैं। तो मैं कोई गेम नहीं खेल रही थी बिग बॉस के घर में, क्योंकि वो गेम खेलने का शो है ही नहीं। आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है, आपको रियल रहना है। सो मुझे लगता है रियलिटी शो में रियल रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई जगह मैंने रिएक्ट किया, कई जगह मुझे करना चाहिए था, शायद मैंने नहीं किया, पर वही मेरी पर्सनैलिटी है, मैं ऐसी ही हूँ। सो मैं जैसी भी थी, जो थी, मैं रियल थी और शायद इसीलिए लोगों ने मुझे इतना पसंद किया और इतना प्यार दिया। तो चाहत ये बताइए, जब से घर से बाहर आए हैं तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स, क्या कमेंट्स लोगों के आपको मिल रहे हैं? बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया एंड आप रियल थी एंड काश आप फिनाले वीक में जाती एंड आप टॉप 3 में जाती, आप ट्रॉफ़ी लेकर जाती। बट इट्स ओके, ठीक है, मैं ग्लास को हमेशा आधा भरा हुआ ही देखती हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी सफ़र था बिग बॉस का बहुत अच्छा था। काफ़ी लंबा सफ़र था क्योंकि मैं 14 हफ्ते तक रही उस घर में। सो अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है और पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा खेला एंड मतलब लोग शायद मुझसे रिलेट कर पाए एंड सब कुछ अच्छा ही। अभी तक मुझे कभी भी कुछ मेरे बारे में नेगेटिव सुनने मिला नहीं है, तो मैं कुछ बहुत अच्छा करके आई हूँ। अफसोस है इस चीज़ का कि जर्नी जिस तरह से मैंने कहा कि यार कि बहुत करीब आके ना बाहर आना पड़ा है। वहाँ तक जाने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है यार। हर तरह के ग्राफ ऊपर नीचे होते रहते हैं, रोना धोना और कई सारी चीज़ें होना कि यार यहाँ तक तो आ गए थे, 6 दिन और आ जाते तो शायद ट्रॉफी तक भी पहुँच जाते। जी एक्चुअली बट जब वो मुद्दा उठाया गया वीकेंड के वार पे कि मेरे जो केक की फ़ोटो दिखाई गई, सलमान सर ने बोला कि बाहर कोई है, उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी एंड मतलब घर में रह रही थी मैं, पर मेंटली मैं सोच रही थी बाहर पता नहीं क्या चल रहा है, मेरी मम्मी क्या सोच रही होंगी, बिकॉज़ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स जो हैं वो थोड़ी और जांच पड़ताल करके चीज़ों की डिटेल जान के जड़ तक पहुंच के अगर वीकेंड के वार पे बातें बोली जाएं, क्योंकि सलमान सर कुछ बोलते हैं तो लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं उनकी बातों को एंड सर की बोली हुई बात तो पत्थर की लकीर होती है। तो अगर सर थोड़ा जांच पड़ताल करके वो होता है ना कि रियलिटी शो में सच्चाई परोसी जानी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पता चला कि बाहर मेरा कोई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सलमान सर ने मानस का नाम लिया, मानस ने भी आके पूरी मीडिया में सब लोगों को क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड स्विमिंग पूल वाली बात जो उठी थी कि आप किसके साथ थी, वो भी झूठी साबित हुई, क्योंकि वो पूल में मैं मेरे भाई के साथ थी, वो मेरा भाई है छोटा साहस एंड मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, मेरी मम्मी के साथ भी फ़ोटोज़ हैं उस पूल की। तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा डिटेल में जानकारी लेने के बाद जड़ तक पहुंचने के बाद कि एक्चुअली सच क्या था, बातें बोली जाती तो मैं जो इतना टेंस थी और मेरी जो इमेज पे बात आई, मेरे कैरेक्टर पे बात आई जो कि सब झूठ था, कुछ बेस ही नहीं था, बेसलेस बातें थी सारी। और फिर भी वीकेंड के बाद पे बोला गया कि आपका कोई है बाहर, केक का फ़ोटो दिखाया गया, जिन बातों में कोई सच्चाई ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि रियलिटी शो में सच्चाई परोसी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बोल रहे हो जो बातें वो बाहर झूठी साबित हो रही हैं मेकर्स की, क्योंकि मानस वाली बात में भी कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं।
पूल वाली बात में भी कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि वो मेरे भाई के साथ वाला वीडियो था। तो मैं यही कहूँगी कि देखने मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि यार इतना कुछ हो गया मेरे साथ, और मैं ऐसी जगह पे थी, घर के अंदर थी, मुझे नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है, बाहर चीज़ें क्या जा रही हैं। शायद कोई मॉर्फ करके वीडियो हो जिसमें मेरी फ़ोटो दी गई हो, मेरी फ़ोटो लगा दी गई हो स्विमिंग पूल के पास, किसी और के वीडियो में कुछ मॉर्फ करके शायद कोई वीडियो चल रहा हो। तो तब मैंने सलमान सर से ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था बाहर चल क्या रहा है। पर यही है, जो चीज़ें हुई मेरे साथ, जो मेरे कैरेक्टर को लेके बात उठी वीकेंड के बारे पे, उस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बिना सच जाने, सच की जड़ तक पहुँचे बिना वीकेंड के बारे पे कोई बात ना बोली जाए, क्योंकि फिर सवालों के जवाब मुझे देने पड़ रहे हैं जिस बातों में कोई सच्चाई ही नहीं थी। तो रियलिटी शो में, बिग बॉस रियलिटी शो है, सच्चाई परोसी जाए, ना कि झूठ, जो कि आप कुछ और बोल रहे हैं और बाहर जाके बातें सब सलमान सर की, मेकर्स की झूठी साबित हो रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। कहीं कि जहाँ आपको ऐसा लगा कि यार के घर के अंदर ना आपको टारगेट बहुत ज़्यादा किया गया, पहले दिन से लेके लास्ट तक, एंड जिस वीकेंड के बारे की जो आपने बात कही है, क्योंकि स्टार्टिंग से एक आपको टास्क दे दिया वहाँ पे जहाँ पे किसी को जेल भेजना है, फिर आप वहाँ पे उलझ गई, और फिर दूसरी कई सारी चीज़ें होती गई कि आप इस सीज़न में सबसे ज़्यादा टारगेटेड कंटेस्टेंट रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझने के लिए लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि जब मैं उस शो में गई तो मैं इकलौती ऐसी लड़की थी जो बिंदी लगा रही है, जो चोटी कर रही है, जो एकदम सलवार सूट पहन के रह रही है, एकदम सिंपल सी है, प्यार से बात कर रही है। तो लोगों को मैं पच नहीं रही थी, तो मुझे डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि लोग देख के यही सोच रहे थे शुरुआत में मुझे कि यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है ना, ये ऐसी कैसे है, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, 8 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है, ये ऐसी कैसे। तो मुझे लगता है कि मुझे जब लोग देखते हैं ना, तो मैं उनको बहुत जल्दी पचती नहीं हूँ, सिवा उनके जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फैमिली है, उनको पता है कि हाँ चाहत ऐसी ही है। पर मुझे शुरुआत में पचाना आसान नहीं है, मुझे जानने के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो शायद यही वजह थी कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे और मेरे पीठ पीछे बुराइयां कर रहे थे, मेरे बारे में नेगेटिव बातें कर रहे थे कि ये ऐसी कैसे है। सो मुझे यही लगता है कि शायद शुरुआती दिनों में लोगों को पची नहीं कि ऐसी कैसे है, ये कोई ऐसा मतलब पायल पहन के, कोई बिंदी लगा के, चोटी करके कैसे रह सकता है। तो इसीलिए लोगों को लग रहा था कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैंने वही पहना बिग बॉस में जो मुझे ज़्यादा पहनना पसंद है। बट लेकिन घर के अंदर जो रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशंस हुए, घर के अंदर जो लड़कों के बारे में जो बात बताई गई, कोई है, कोई बाहर है, और फिर एक मम्मी का स्टेटमेंट आता है, मम्मी ने बोला कि यार कि मैं 21 लाख रुपए दूंगी जो बता दे कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी शो में बाहर के मुद्दे लाना सही है? देखिए, बाहर के मुद्दे लाना मुझे लगता है सही है अगर वो सच हो। तो बाहर के झूठे मुद्दे, बाहर के रूमर्स, मनगढ़ंत कहानी बनाकर अंदर लाना वो गलत है। आप बाहर की बातें अंदर लाओ, लेकिन तब लाओ जब उन बातों में कुछ सच्चाई हो, कोई तथ्य हो। बाहर मेरा कोई है, वो बात भी झूठी साबित हो गई, क्योंकि मानस ने आके खुद ही मीडिया में बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सलमान सर ने मानस का नाम लिया था। वो केक वाली फ़ोटो थी, तो केक मेरे पीछे रखा हुआ है, मुझे याद भी नहीं है वो कब का क्या फ़ोटो है। वो बात भी कहीं से कहीं तक कुछ रिलेट होती नहीं है ना। और स्विमिंग पूल वाली बात बोली गई अंदर, जो कि वीडियो मेरे भाई के साथ था, वो बात भी झूठी साबित हो गई। तो बाहर की बातें आप अंदर लाइए, तब लाइए जब उन बातों में सच्चाई हो, आपके पास सबूत हो, प्रूफ हो। वो सब जो हुआ वो सब कुछ बेसलेस था, क्योंकि अंदर जो बातें हुई वो सारी बातें बाहर झूठ साबित हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सलमान सर को, शो के मेकर्स को, कि आप लोग जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, नेशनल टेलीविज़न पे बिग बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं आप कुछ, तो उसमें पुख्ता सबूत और सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सबूत था ना, सब बातें हवा में थी। तो आप हवा में बात करेंगे, लेकिन आपकी बोली हुई बात बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सलमान सर कुछ बोलते हैं तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है। और मेरा ऐसा है कि सवालों के जवाब मुझे देने पड़ रहे हैं अब, है ना। मुझे बोलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है मानस को आके बोलना पड़ा। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, जो सवाल वीकेंड के बारे पे जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया, जो एकदम झूठा था, एकदम बेसलेस था, उसकी वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ। और मैं अंदर थी, घर के बाहर क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं है।
तो ये सब चीज़ें, इस सब में मैं टेंशन में आ गई कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, और मैं बहुत हर्ट हुई हूँ क्योंकि मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा जो कहीं से कहीं तक जिसमें सच्चाई ही नहीं है और किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी लड़की के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने से, ऊपर उंगली उठाने से पहले अगर मेकर्स जांच पड़ताल कर लें, सोच लें, थोड़ा डिटेल पता कर लें, उसके बाद बोलेंगे तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन जिस चीज़ में कोई सच्चाई ही नहीं है वो बात अगर बाहर आप लोग रख रहे हैं और वो झूठ साबित हो रही है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि फिर आप ही लोगों पे, मेकर्स के, बिग बॉस के मेकर्स पे ही सवाल उठेंगे, सलमान सर पे ही सवाल उठाए जाएंगे, जो कि उठ भी रहे हैं बाहर, कि जब ऐसा कुछ नहीं है चाहत का तो फिर ये चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं, ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है रियलिटी शो में। आपने उनसे पूछने का ट्राई किया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बोला कि यार कि हमारी टीम को किसी ने अप्रोच किया है, कि कौन है वो लोग, किसने आपको अप्रोच किया है, आपने जानने का ट्राई किया, पूछा उनसे, बिग बॉस वालों से? किस बारे में? सलमान खान ने बोला था ना यार कि हमारे पास में कुछ लोग हैं, उन्होंने किसी को अप्रोच किया है किसी चीज़ के लिए। आपने पूछा कि कौन थे वो लोग? जब ये बात कही तो किस बेस पे, किस बुनियाद पे आपने वो बात कही? नहीं, मैंने बाद में वो सब जब सलमान सर बोल रहे थे मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और इल्ज़ाम जब लग जाता है ना तो फिर आपको उसको बोलते ही रह जाओगे कि ऐसा नहीं है। मानने वाले लोग तो यही मानेंगे ना कि भाई यही सच्चाई है क्योंकि सलमान सर ने जो कह दिया है ना। तो मैं बस शायद जवाब देते देते, सच प्रूफ करते करते ही परेशान हो गई इस बात को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अविनाश से नाराज़गी है जिस तरह से उन्होंने कई सारी बातें उठाई कि अगर यार पांडे, अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा कौन थे वो लोग जो तुम्हें गिफ्ट भेजा करते थे, जो कई सारी चीज़ें हुआ करती थी। अविनाश ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आग में हवा देने वाला काम किया है, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, अविनाश ने जो बातें बोली हैं कि मेरे कोई बाहर है, सेट पे केक आते थे, गिफ्ट आते थे, और जो भी चीज़ें उसने बोली हैं वो मैं कहना चाहूँगी कि उसने लाइमलाइट बटोरने के लिए गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, फुटेज की वजह से ये सब कुछ बोला है। क्योंकि अगर आप देखें तो सेट पे आए दिन हमें बुकेज और हमें गिफ्ट, फूल, ये सब आता ही रहता है, केक्स आते हैं, हमारे फैंस हमें भेजते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन सेट पे किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है। 3 साल मैंने वो शो किया है, शो में इतने सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, बर्थडेज़ के, एनिवर्सरी के, फैंस हमें इतने सारे गिफ्ट भेजते हैं, केक्स भेजते हैं। तो अगर कोई चीज़ आ रही है और फैंस भेज रहे हैं या दोस्त भेज रहे हैं और आप ये बोलोगे कि अरे कोई आता था, गिफ्ट आते थे, इसके केक आता था, तो वो बॉयफ्रेंड नहीं भेजा होगा, ये बात आप कैसे बोल सकते हो? ये झूठ आप कैसे बोल सकते हो? तो जो इल्ज़ाम लगाए, जो बातें अविनाश ने बोली मेरे बारे में कि बाहर इसका कोई है, ये बिल्कुल झूठी, बेसलेस बातें थी। क्योंकि अगर कुछ होता तो उसका प्रूफ भी तो होता ना, सबूत भी तो होगा। अगर 5 साल से मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो आप लोगों को तो पहले पता चल जाएगा। या तो मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि 5 साल से रिलेशनशिप है, सेट पे सब कुछ हो रहा है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है ना। तो ऐसा कुछ अगर होता तो आप लोगों को तो पहले ही पता चल जाता, लेकिन किसी को कुछ पता चला ही नहीं क्योंकि कुछ था ही नहीं। बात होगी, कुछ होगा तब पता चलेगा ना, रिलेशन होगा तब कुछ प्रूफ मिलेगा ना, तब कोई सामने आएगा ना। 21 लाख वाली बात पे कोई सामने भी नहीं आया क्योंकि कोई है ही नहीं। कोई होता तो आ जाता भाई, 50,000 लोग पीछे पड़े होंगे कि चलो हमें ही मिल जाए 21 लाख, हमें ही मिल जाए 21 लाख। इतना होने के बाद भी कोई नहीं आया, मतलब कुछ था ही नहीं, तभी तो नहीं आया। अगर होता तो 21 लाख के लिए मुझे तो नहीं लगता कोई मना करेगा। मम्मी से बात हुई आपकी कि मम्मी आपने तो इनाम रख दिया सीधे? हाँ, मैंने बोला, और एक्चुअली मम्मी ने इनाम वो लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं रखा था। वो मम्मी ने बोला था 21 लाख वाली बात बिग बॉस के मेकर्स के लिए, कि अगर आप बोलते हो, आप ढूंढ के लाते हो तो उनके लिए वो इनाम था। और वो बात पैसे की या 21 लाख की नहीं है, वो बात है एक माँ के भरोसे की, है ना। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं मेरी माँ को सबसे पहले बताती, उनको पता होता ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें कुछ गलत, कुछ बुराई नहीं है। मेरी मम्मी ने खुद मुझसे बोला है कि अगर तुम्हें कोई पसंद हो, कुछ ऐसा हो तो हमें बताना। तो मेरी माँ वो पहली इंसान होंगी जिनको मैं बताऊंगी। तो वो पैसों की बात नहीं थी, 21 लाख की बात नहीं थी, वो बात थी एक माँ के भरोसे की। और मेरी माँ ने जो इनको, अविनाश को जो कुछ सुनाया है, जो बातें बोली है, मुझे लगता है मेरी माँ ने बिल्कुल सही किया। क्योंकि अगर किसी की बेटी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, या अविनाश ने जो बातें मुझे बोली थी जिस वजह से मम्मी को हर्ट हुआ था कि तुम मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो,
तुम 2 साल से मेरे पीछे पड़ी हो, मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो, वगैरह वगैरह जो सब भी बातें अविनाश ने बोली मेरे लिए। तो ऐसी बातें सुन के कि मैं 2 साल से अविनाश के पीछे पड़ी हूँ, मैं प्यार में हूँ और पीछा छोड़ दो अब तो मेरा, मुझे छूना चाहती हो, मुझे तुम भीगा हुआ देखना चाहती थी इसीलिए तुमने मेरे ऊपर पानी डाला। तो ये सब बातें अगर किसी की भी माँ सुनेगी ना अपनी बेटी के खिलाफ, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो एक माँ का गुस्सा और एक माँ का हर्ट था। उनको जब मौका मिला बिग बॉस के घर के अंदर जाने का, वो तब गई और उन्होंने सुनाया। अगर उनको 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद मौका मिलता मम्मी, तब जाके तब भी अविनाश को वही बातें बोलती। तो मेरी माँ ने जो कहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ होती वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि हर एक माँ अपनी बेटी के लिए कितनी प्रोटेक्टिव होती है और उसकी इमेज को लेके एक लड़की कैरेक्टर पे जब ऐसे सवाल उठाए जाते हैं तो एक माँ के दिल पे क्या बीतती है वो सिर्फ एक माँ ही जानती है। तो मेरी माँ ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। मेरी जगह किसी की भी माँ होती और उसकी बेटी को कोई लड़का ऐसे बोलता कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो, जबकि इस बातों में कोई सच्चाई है नहीं, तो ऐसे ही रिएक्ट करती। लेकिन चाहत, क्या बात थी अविनाश से, कहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं? क्योंकि अक्सर हम एक साथ ऐसे देखते हैं कि जब एक शो के ना 2 लोग जाते हैं तो वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, या उनके अंदर बहुत एक खट्टा मीठा एक रिश्ता होता है, एक दुश्मनी होती है या एक राइवलरी होती है, एक कंपटीशन होता है। आपके वाले केस में क्या था? मतलब क्योंकि हमें ऑडियंस को समझ में नहीं आया, हमने आपको जितना भी देखा साथ में काम करते हुए देखा, दैन उसके बाद में आपकी एंट्री होती है। सलमान खान कहते हैं कि शायद इन्होंने आपको रिप्लेस करवाया एंड एक रिप्लेसमेंट की बात आई। दैन अविनाश के मन में भी हमें आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा प्यार देखने को नहीं मिला। वो जब भी उन्होंने आपसे बात की कि आपके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही कहते हुए नजर आए। आखिर क्या था, मतलब दोनों की, मतलब ये लड़ाई झगड़े होना कैसे शुरुआत हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, सेट पे तो मैं और अविनाश बहुत प्रोफेशनली हम काम करते थे। हम दोस्त कभी भी नहीं थे, क्योंकि हमारी वो कभी बॉन्डिंग नहीं बनी दोस्त वाली, हमारी वाइब मैच नहीं हुई, तो हम कभी भी दोस्त नहीं थे। लेकिन ऑफ कोर्स हम साथ में प्रोफेशनली काम करते थे। और बिग बॉस घर के अंदर मैंने अविनाश की तारीफ़ भी की है कि अविनाश बहुत अच्छा एक्टर है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है कि मैं पीठ पीछे लोगों की बुराइयाँ करूँ, चुगलियाँ करूँ, फेस पे अच्छी बनूँ, पीठ पीछे जाके बोलूँ अरे ये तो ऐसी है, वो तो ऐसा है। ये सब करने की आदत मेरी नहीं है, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। और रही बात अविनाश की, तो हम दोस्त नहीं थे जब हम शो कर रहे थे। और उसके बाद फिर बिग बॉस हमें मिला, और जो बात अविनाश ने कही मेरे लिए कि तुम मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे शर्टलेस देखना चाहती थी, मेरे 2 साल से मेरे पीछे पड़ी हो। और एक तो वो बोल रहा है कि तुम मुझे पसंद करती थी, तुम मुझसे प्यार करती थी, तुम मेरे पीछे पड़ी थी। और दूसरी जगह तुरंत वीकेंड के वार पे उसने बोला कि सलमान सर को कि नहीं सर, मेरा और चाहत का ऐसा कुछ भी नहीं था, हम दोस्त भी नहीं थे। ये चीज़ क्लियर की। तो अगर मैं अविनाश के पीछे पड़ी थी तो फिर वो कौन था जो मुझे गिफ्ट भेज रहा था, क्योंकि मैं तो अविनाश के साथ थी। और फिर अविनाश ने एक तरफ बोलता है कि चाहत मेरे पीछे पड़ी थी, और फिर दूसरी तरफ सलमान सर को बोलता है कि नहीं सर, मैं और चाहत कभी दोस्त नहीं थे। तो ये बात तो अविनाश की यहीं पे झूठ साबित हो गई कि एक तरफ आप ऐसी बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं और चाहत हम कभी भी दोस्त नहीं थे, हम बहुत एक डिस्टेंस था हमारे बीच में। तो वो तो समझने वाला कोई समझदार आदमी वहीं पकड़ लेता कि भाई ये सब जो बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है। और शो में क्या हुआ कि मैंने अविनाश का, जैसा कि मैंने कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं बोला, पर धीरे धीरे कुछ वो घर ही ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस वजह से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा बहस हो जाता है। वो चीज़ें कई बार हुई हैं और उसके बाद हम लोग ठीक से बात भी करने लगे। पर कुछ चीज़ें अविनाश ऐसी बोल देता है या उसने मुझे ऐसी बोली हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जैसे कि ये शर्ट वाली बात, पीछे पड़ने वाली बात, और फिर इसका कोई बाहर है, ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाना, मुझे इतना नीचा गिराना फॉर पब्लिसिटी, उसके अपने फुटेज के लिए, अविनाश के लाइमलाइट के लिए, जिस तरह से उसने मुझे नीचे गिराया है, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाए हैं, इतनी डिमीनिंग बातें की है, और वो भी सब झूठ, बेसलेस, कुछ सच्चाई नहीं थी उन बातों में। तो मुझे अविनाश से ये उम्मीद कभी भी नहीं थी कि अविनाश गेम के लिए इतना नीचे गिर जाएगा कि मुझे वो इस तरह से बोल देगा कि अरे तुम्हारा तो ये था, तुम्हारा ऐसा। तो कल के उठ के कोई भी लड़का बोल दे तो लड़की क्या करेगी भाई, प्रूफ करती रह जाएगी कि ऐसा नहीं है। तो जो सब बातें अविनाश ने कही, जिस तरह से मुझे ये सब बातें बोल के नीचा दिखाया, बाहर कोई है, झूठे झूठे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए, ये अविनाश से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। मैं बहुत शॉक्ड थी और बहुत हर्ट भी थी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, कुछ भी करो, मुझे कुछ भी बोल दो गुस्से में,
लड़ाई झगड़े में मुझे कुछ भी बोलो, पर एटलीस्ट ऐसी नीचे दिखाने वाली बातें मत बोलो या मेरे कैरेक्टर पे सवाल मत उठाओ। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी। लेकिन शायद घर में आपने एक चीज़ और भी कही थी जब उस वक्त सारी चीज़ें हो रही थी एंड आप लोग गार्डन एरिया में वहाँ पे डल रहे थे कि ये लड़का घर में जो है घर के बाहर एकदम अलग है, ये वो पर्सनैलिटी है ही नहीं अविनाश की जो वो घर में दिखा रहा है। यस, मुझे लगा ऐसा, क्योंकि बाहर सेट पे अविनाश का कभी किसी से फाइट नहीं हुआ, हमारा ही हुआ है अविनाश और मेरा। कभी कभी वो भी सॉर्ट हो जाता था, हम एक ही साथ काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो हम फिर बात करने लग जाते थे। बट अविनाश बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो घर के अंदर था। इतना गुस्सा कभी नहीं था उसके अंदर। और घर वाले भी सब लोग यही कहते हैं कि अविनाश रियल नहीं था शो में, क्योंकि अविनाश रियल कैसा है वो मैं जानती हूँ। जिन लोगों ने अविनाश के साथ काम किया है वो लोग जानते हैं कि रियल अविनाश कैसा है। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है, जो उसने इतना अग्रेशन दिखाया है शो में, क्योंकि उसको लगा शायद मैं झगड़ा करूँगा तो मैं दिखूँगा, क्योंकि शो में झगड़ा ही चलता है। शायद वो जितने भी पुराने शोज़ घोंट के पी के आया है अविनाश, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक्स कंटेस्टेंट के, चाहे वो आसिम हो, रियाज़ हो या शार्लिन हो, ये लोग भी बहुत गुस्सा करते थे, तो उन्हीं का कैरेक्टर जी रहा था। वो अपना रियल अविनाश उसने दिखाया ही नहीं है, क्योंकि अविनाश का कैरेक्टर हर हफ्ते बदला है शो में। क्योंकि जब वो बहुत गुस्सा करने लग गया तो सर ने बोला अविनाश बहुत गुस्सा हो रहा है, तो वो अच्छा बन गया, थोड़ा कम गुस्सा किया। फिर सर ने बोला अभी तुम ग्रे दिख रहे हो, तो उसने फिर वो बदल लिया अगले हफ्ते, फिर नॉर्मल हो गया। फिर उसने सर ने बोला, सलमान सर ने, कि आप ना अभी कैलकुलेटिव दिख रहे हो, इससे बेटर वो था, तो वो वापस गुस्से पे आ गया। फिर उसको लगा कि शायद मैं ज़्यादा नेगेटिव जा रहा हूँ, तो वो अच्छा बन गया, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करने लग गया, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करने लग गया, सबसे फ्रेंडशिप करने लग गया। तो ये जो हर हफ्ते इतने सारे किरदार बदले हैं रियलिटी शो में अविनाश ने, कि घर वाले ही नहीं समझ पाते हैं कि रियल अविनाश कौन सा है। घर वाले ही कन्फ्यूज्ड हैं, इंक्लूडिंग मी, कि रियल अविनाश था क्या। और ऑडियंस भी कन्फ्यूज्ड होगी, उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि रियल अविनाश क्या है, जो अलग अलग इतने कैरेक्टर्स बदले हैं। तो मुझे यही लगता है कि रियलिटी शो में रियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दिखने के लिए या आप फेम के लिए आप इस तरह से कर रहे हो, आप रियल नहीं हो, तो ये चीज़ सही नहीं है कि आप गेम के लिए अपने आप को इतना फेक दिखा रहे हो। अविनाश के साथ में क्यों रियल लाइफ में आप दोस्त नहीं बन पाए? 2 शो आपने उनके साथ में किया है और जिस तरह से आपने बताया कि हम दोनों का जो बॉन्ड भी जो हुआ करता था बहुत प्रोफेशनल हुआ करता था, हमने साथ में काम किया, दैन उसके बाद में आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ऐसा क्यों? मतलब कई बार हम एक्टर्स के साथ में देखते हैं जो एक सेट पर होते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। आप दोनों कभी दोस्त क्यों नहीं बन पाए? बिग बॉस में जो कुछ भी किया है अविनाश ने मेरे साथ, शायद यही वजह रही होगी जिस वजह से पहले ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दोस्ती नहीं हो पाई। और थैंक गॉड हम कभी दोस्त नहीं थे, क्योंकि अगर अविनाश ऐसा है तो ऐसे लोगों से मैं मतलब 10 हाथ दूर ही रहना चाहती हूँ। मैं ऐसे लोगों की परछाई भी मेरे तक नहीं पहुँचने देना चाहती, जो एक लड़की को अपनी लाइमलाइट के लिए झूठ बोल बोल के इतना नीचे गिरा देते हैं, है ना। और मेरे बहुत सारे को एक्टर्स हैं, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं पहले, जो अभी भी मेरे दोस्त हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे ऑपोजिट हीरो थे या कोई और रोल भी कर रहे हैं। तो मेरी बहुत सारे मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे को एक्टर्स हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है ना। अविनाश से कभी वो बॉन्डिंग मैच नहीं हो, क्योंकि शायद हमारा नेचर, हमारी वाइब मैच नहीं हुई, है ना। और जैसे मानस है, मानस के साथ मैंने शो किया था, हमारी बहू सिल्क जी टीवी पे, और मानस ने कितना सपोर्ट किया मेरा। मानस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हालांकि हम ज़्यादा कभी मिलते नहीं हैं, हमारी कभी ज़्यादा बात भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब उसको लगा कि चाहत को मेरी ज़रूरत है, जब ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं झूठे चाहत के ऊपर, और मैं घर के अंदर हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, फिर भी मानस के अंदर इतने गट्स है कि वो मीडिया के सामने आया और उसने सच्चाई सबके सामने रखी। तो मानस जैसा दोस्त भगवान सबको दे, और मैं मानस जैसे इंसान के साथ काम करना चाहती हूँ जो लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करता है और सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। जहाँ एक बात इन दोनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि अविनाश के घर के बाहर कोई गर्लफ्रेंड है, और एक एपिसोड में एक मीडिया वाले वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने इस बात को उठाया भी, और उन्होंने बताया कि इसके बाहर किसी का नाम चल रहा है आपके साथ में, उस पर आपका क्या कहना है? तो वहाँ पे अविनाश ये कहते हैं कि यार कि सिर्फ एक का ही आया है, मैं तो 4-5 लड़कियों के नाम एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ, तो वो उसने बहुत स्मार्टली बात टाल दी, हंसी मजाक वे में।
पर ऐसा नहीं है, मैंने भी सुना है कि अविनाश की है कोई बाहर गर्लफ्रेंड, वो क्या है कौन है मुझे नहीं पता। इनफैक्ट ईशा का भी है कोई बाहर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को अगर सच्चाई सामने लानी है तो इन लोगों की लेकर आओ ना, जिनका ऑलरेडी बाहर गर्लफ्रेंड या जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, आप उनको उठा के लाओ। क्योंकि ईशा और अविनाश का जो लव एंगल चल रहा है घर के अंदर, तो इन दोनों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को उठा के लाओ भाई, कि ये अंदर तुम्हारा अफेयर चल रहा है और तुम्हारी तो बाहर है या तुम्हारा तो बाहर है, फिर आप अंदर क्यों इस तरह से आप लोग रह रहे हो कि लव एंगल आप एक चला रहे हो शो के लिए। इनकी सच्चाई बाहर लानी चाहिए। मेरा तो लव एंगल नहीं था, मेरा घर के अंदर कोई अफेयर नहीं था, मुझे करना भी नहीं था, मैं कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे इन सब चीज़ों में, तो आप मेरा उठा के ला रहे हो। जिसका लेना एक ना देना दो। ऐसा कहा जा रहा है कि अविनाश कहीं ना कहीं घर के बाहर भाविका शर्मा को डेट कर रहे हैं। भाविका शर्मा को, हाँ जी, नाम तो आ रहा है, पर मुझे पता नहीं है ये सच है या झूठ है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। पर हाँ, मैंने सुना है कि कोई तो है अविनाश की बाहर गर्लफ्रेंड है, ईशा का भी है। सो इस बात में ईशा के लिए सलमान खान ने जिस तरह से बताया कि कोई है जिसको मैं जानता हूँ, वो काफ़ी शालीन है, एंड करणवीर वहाँ पे कहते हैं यार कि मैं जानता हूँ तुम वीडियो कॉल पे रहा करती थी जब वो खतरों के खिलाड़ी में थे। हाँ, तो ईशा के बारे में भी बोला था सलमान सर ने शालीन का, एंड खतरों किया है साथ में करण ने और शालीन ने, तो वो 24/7 वीडियो कॉल पे होते थे ईशा के साथ। तो ईशा ने शायद झूठ बोल दिया कि नहीं वो ईशा मैं नहीं थी। अब उन दोनों का क्या है क्या नहीं है ये मुझे तो नहीं पता, बट ज़रूर खबरें तो ज़रूर हैं। उनके काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं जिसमें ईशा उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हैं, एंड कार की आरती उतार रही हैं शालीन की। तो ये सब चीज़ें देख के तो यही लगता है कि शायद हो सकता है, पर यही है कि वो उनका पर्सनल है, तो मैं उन चीज़ों पे यहाँ पे एक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। उनकी मम्मी ने क्लैरिफाई किया, वो कहते हैं कि वहाँ पे पूरी बेकाबू की कास्ट आई हुई थी, वहाँ पे सिर्फ ईशा ही अकेले नहीं थी। वो कार जब लेने गए थे, जब कार जब खरीदने गए थे, हाँ हो सकता है पूरी कास्ट गई हुई। मैंने तो एक्चुअली वीडियो देखा नहीं है तो मुझे कुछ पता नहीं है। और अगर इन दोनों का बाहर है भी तो इनका पर्सनल है, मैटर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका पर्सनल मैटर है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। बट मैं मेकर्स को ये बोलना चाहूँगी कि भाई इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर बाहर हैं और खबरें में पूरी मीडिया में चल रही हैं, बाहर सबको पता है, तो इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उठा के आप अंदर लाओ ना शो के, ईशा के और अविनाश के। जिसका कुछ लव अफेयर अंदर घर के चल ही नहीं रहा है, उसके बॉयफ्रेंड को ला के बता के क्या मतलब है भाई, और वो भी झूठ, जिस बात में कोई सच्चाई भी नहीं है। तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ऑडियंस यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूज है कि अगर बाहर कुछ है तो फिर घर में जो चल रहा है वो क्या है? क्या वो जो है वो सिर्फ एक गेम के लिए है? हो सकता है, मुझे यही लगता है। जेन्युइन बॉन्ड लगता है उन दोनों का, जो ईशा और अविनाश का, जो दोनों साथ में बैठते हैं, जो वो कहते हैं दोस्ती से थोड़ा सा ज़्यादा है और प्यार तक अभी तक पहुंचा नहीं है। घर के बाहर जाएंगे और देखेंगे जो अभी घर के अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ एक गेम में बने रहने के लिए और गेम में दिखने के लिए, या एक अटेंशन मिलता है, लोग डिस्कस करते हैं, लोग हैशटैग बनाते हैं और एक फ़ैन मेड एक वो एडिट्स वगैरह बनते हैं, एक जब वो एक हैशटैग ज़्यादा वायरल होता है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सोची समझिए एक स्ट्रैटेजी है या एक स्मार्ट मूव है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है ईशा और अविनाश का रिलेशन, ये गेम के लिए ही है। क्योंकि ये दोनों जो सीज़न सारे देख के आए हैं उसमें शायद वो देख कर आए हैं कि अगर अफेयर करो तो हम लंबा टिकते हैं शो में, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। तो शायद इसीलिए एक लव एंगल का सहारा लेके वो पहुँचे हैं फिनाले वीक तक। तो मुझे लगता है, और ईशा तो मुझे टोटल फेक लगती है क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव लोगों से दोस्ती करती है। इनको लगता है अच्छा रजत स्ट्रांग है, रजत को भाई बना लो, विवियन से बना के रखो, अविनाश को ऐसा प्यार वाला थोड़ा कर लो, विवियन को दोस्ती वाला कर लो, रजत को भाई वाला। तो जितने स्ट्रांग है वो सब हैं। तो ईशा मुझे इन चीज़ों में, रिश्तों में बहुत ज़्यादा फेक लगती हैं। एंड अविनाश के मैटर में भी जो इनको टैग मिला है चुगली चाची का, वो चुगली गैंग की सरगना जो कहा जा रहा है इनको बाहर, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि एक्चुअली ईशा का यही काम है, पीठ पीछे जाके कोनों कोनों में बैठ के लोगों की बुराइयां करना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों का मजाक उड़ाना। और अविनाश और इनका जो रिश्ता जो चल रहा है वो 100% मुझे लगता है सिर्फ शो के लिए है, शो को एक लव वाला एंगल देने के लिए, ताकि वो शो में बने रहें, और जो कि हो भी रहा है। बुरी लगी आपको उनकी वो बात जब उन्होंने आपका और आरफिन जी का लिंकअप किया, जब उन्होंने आप दोनों के नाम जोड़े और जब आपको मालूम पड़ा उसके बारे में? जी बिल्कुल, मुझे जब मैं बाहर आके मैंने वीडियो देखा, एक्चुअल मुझे तभी पता चला, अंदर भी मुझे पता चला था ये बात कि आरफिन जी और मेरे बारे में इन्होंने ऐसा बोला, पर तब मैंने इस बात पे रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं ईशा को जानती हूँ कि उसका यही काम है, लोगों को नीचा दिखाना, कैरेक्टर पे बात करना,
पीठ पीछे बैठ के चुगलियाँ करना, मजाक उड़ाना, यही सब करती है वो ईशा। तो ईशा से एक्सपेक्टेड था कि वो ऐसी बातें कर सकती है मेरी और आरफीन जी के बारे में। लेकिन जब मैंने बाहर आके वीडियो देखा तो मुझे ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि आरफीन जी की वाइफ है एंड आरफीन जी के 2 प्यारे बच्चे हैं और मैं सिंगल हूँ, और आप ऐसा नाम जोड़ रहे हो कि देखो कितना रोमांटिक फ्रेम है और देखो देखो कैसे बैठ के बातें कर रहे हैं, जबकि हम लोग बहुत नॉर्मल बैठ के बातें कर रहे थे। तो आप इस तरह के कमेंट कर रहे हो तो आप खुद अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हो कि आपकी सोच कितनी घटिया है, कितनी नीचे स्तर की सोच है आपकी। और इसीलिए शायद ईशा को इतनी नेगेटिविटी देखने मिली, जो बाहर इतनी नेगेटिव बातें ईशा के बारे में लोग बोल रहे हैं, ईशा को नहीं पसंद किया जा रहा है उतना, और चुगली गैंग की सरगना जो कहा जा रहा है, शायद इन्हीं सब वजहों की वजह से, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ईशा को नाम मिला है चुगली चाची। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि आप घर में ज़्यादा डिजर्विंग थे रहना, अभी जो अभी घर के अंदर जो लोग हैं। आपने सुनी इस तरह के कुछ कमेंट्स आपको आए? एंड सोशल मीडिया पे अगर आपने ट्विटर वगैरह पे कहीं पे देखा है तो वहाँ पे इस तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि चाहत का गेम कहीं ना कहीं हमने एंड में तो इतना देखा कि यार कि हम उसको टॉप 6 में देखना चाहते थे। यस करेक्ट। एक्चुअली मैं जब घर से बेघर हुई तो लोग खुश नहीं थे, सब यही बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग थी, एटलीस्ट आपको टॉप 3 में तो होना ही चाहिए था। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा कि ऐसा क्यों हो गया, बट ठीक है, मैं मानती हूँ कि ईशा और घर में और भी कई लोग हैं जो डिज़र्विंग नहीं हैं अविनाश जैसे, फिर भी वो घर में रह रहे हैं, जिनकी इतनी नेगेटिव पर्सनालिटी बाहर निकल के आ रही हैं और जो एज अ पर्सन भी अच्छे नहीं हैं, वो टॉप 6 में है और मैं घर के बाहर हूँ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अनफेयर लगता है, और मुझे चाहने वालों को, मुझे जो लोग पसंद करते हैं, मेरे फैंस को, उनको तो बहुत बुरा लगा। सबका यही फीडबैक है कि आप डिज़र्व करती थी टॉप 3 में होना, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो मेकर्स का कॉल है। पर मैं फिनाले वीक में भले ही नहीं थी, लेकिन मैं जनता के दिलों में तो अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगी। घर के अंदर ना आपने इंडियन कपड़े पहने और घर के बाहर आपके जो हैं बहुत ज़्यादा जो पिक्चर्स कुछ वायरल हुए हैं, और कई सारे लोगों का ये कहना है कि अगर तुम ये हो तो फिर ये क्या है, और अगर तुमने ये वाले कपड़े पहने हुए हैं तो फिर तुम जो घर में दिखा रही हो वो क्या है। इस तरह की ट्रोलिंग को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है यार कि अब हम इतने आगे निकल चुके हैं, हमको इन सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं करना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ पर मुझे इंडियन पहनना ज़्यादा पसंद है, और मुझे जब बिग बॉस जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं वो दिखाना चाहती थी, मैं वो पहनना चाहती थी जो मुझे ज़्यादा पसंद है। और हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारा साड़ी और सलवार सूट है, तो मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे साड़ी और सलवार सूट में रहना चाहती थी ताकि लोगों को देख के ये लगे कि भाई लड़कियां इंडियन में भी इतनी खूबसूरत लग सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी कुछ लड़कियां होती हैं गांव की या शहरों की, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि शायद हम अगर वेस्टर्न नहीं पहनेंगे तो हम मैच नहीं कर पाएंगे आजकल की लड़कियों से, जो वन पीस पहनती हैं, जो शॉर्ट्स पहनती हैं, जो जीन्स पहनती हैं। तो अगर हम सूट वूट पहन के, साड़ी पहन के घूमेंगे तो बाकी लड़कियां, बाकी लोग, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हम गंवार हैं या हम इनका लेवल मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इस नज़रों से हमें देखा जाएगा, हीन भावना से। तो मैं उन लड़कियों के लिए ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि भाई अगर मैं चाहत पांडे 8 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद, बिग बॉस जैसे इतने बड़े मंच पे होने के बाद भी, अगर मैं बिंदी लगा के, अगर मैं पायल पहन के, चोटी बांध के, सलवार सूट साड़ी पहन के रह सकती हूँ, तो आप भी रह सकती हैं। और मैं वहाँ पे बिग बॉस में अपने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैं अपने इंडियन आउटफिट को, सूट साड़ी को मैं प्रेजेंट करना चाहती थी कि सलवार सूट और साड़ी पहन के भी लड़कियाँ इतनी खूबसूरत दिख सकती हैं। अगर आप पहनना चाहते हो तो आप लोगों के बारे में सोच के शर्माओ मत कि मैं अगर ऐसा पहनूंगी तो लोग मुझे बहन जी बोलेंगे, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो लोग क्या बोलेंगे ये सोच के आप अपनी इंडियन कल्चर को, सभ्यता को दबाओ मत। आपका मन कर रहा है सूट पहनने का, साड़ी पहनना, तो आप बिंदास पहनो। आप मत सोचो आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो। तो यही मेरा एक संदेश था जो मैं बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुँचाना चाहती थी लड़कियों तक, लोगों तक। और रही बात वेस्टर्न पहनने की, तो भाई मेरी मर्ज़ी है।
अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इंडियन पहनना है तो मैं इंडियन पहनूंगी। मुझे कल को ऐसा कोई रोल ऑफ़र होगा कि जिसमें लड़की है और वेस्टर्न कपड़े पहनती है, वन पीस पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, तो मैं वो भी बिंदास पहनूंगी। और मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं घूमने जा रही हूँ, फैमिली के साथ जा रही हूँ, और मेरा मन कर रहा है कि मुझे शॉर्ट्स पहनना है, वन पीस पहनना है, मैं बिंदास पहन के घूमूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ है और ये मेरी मर्जी है। मेरा मन, जब मुझे लगेगा मुझे इंडियन पहनना है मैं इंडियन पहनूंगी, जब मुझे लगेगा कि मुझे वेस्टर्न पहनना है और मुझे जीन्स पहन के घूमना है, वन पीस पहन के घूमना है, मैं वेस्टर्न पहन के घूमूंगी। तो ये मेरी मर्जी है। आप कपड़ों से मुझे जज नहीं कर सकते। कपड़ों से जज करना सही नहीं है। तो मेरा जब भी मन करेगा, ये जनता नहीं बताएगी मुझे कि मुझे क्या पहनना है, कब पहनना है। मुझे लोग नहीं बताएंगे कि मुझे क्या पहनना है और कब पहनना है। मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है, मेरा मन है कि मुझे कब क्या पहनना है, कब क्या नहीं पहनना है। इंडियन पहनने का मन है, बिंदास इंडियन पहनूंगी। वेस्टर्न पहनने का मन है, बिंदास मैं वेस्टर्न पहनूंगी। इस चीज़ों से प्लीज़ मुझे जज मत करिए। जहाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्यों घर के अंदर शुरू में स्टार्ट में विविन से आपकी बन नहीं पाई इतनी, और क्यों हमें आप दोनों का एक खट्टा मीठा हमें एक रिश्ता देखने को मिलता रहा, समटाइम्स बहुत एकदम टॉम एंड जेरी फाइट हमें देखने को मिलती रही। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे? देखिए, विवियन मुझे स्टार्टिंग में बहुत खड़ूस, बहुत अखड़ू लगे थे, और मैं उनको बोलती भी थी कि आप बहुत बदतमीज़ हैं, आपको बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं है, आपका लहजा बहुत ख़राब है। क्योंकि जो जिस वे में बात करते थे ना, वो सुन, ये कर दे, ये उठा ले, ऑर्डर देने वाला बात, जो ऑर्डर देने वाला था ना, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। और वो बहुत सीनियर एक्टर हैं, तो इस वजह से घर के जो भी लोग थे उनको कोई जवाब नहीं देता था। सबको लगता था भाई ये बहुत सीनियर से, तो ना उनसे कभी कोई लड़ता था, ना भिड़ता था, ना उनको पलट के कोई जवाब देता था। क्यों नहीं देता था वो नहीं पता, लोग सब वो बोल देता था और सब सुनते थे, पर मैं नहीं सुन सकती थी। क्योंकि आप तरीके से बात करोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं मानूंगी भी, लेकिन ऑर्डर देगा अगर कोई तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। तो मेरा पहला प्रॉब्लम उनसे टोन का ही था, जो लहजा होता है, जो तमीज़ होती है बात करने की। मुझे लगता था इनमें वो तमीज़ नहीं है, तो यहीं से मेरी फ़ाइट उनसे शुरू हुई थी। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को सुधारा है। चौथे पाँचवें हफ्ते के बाद मैंने उनमें बहुत सारे बदलाव देखे हैं, उनके वे ऑफ टॉकिंग में। और जब नूरान जी आई थी उसके बाद तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लग गए, हंसी मजाक भी मेरे साथ करते थे। एक टास्क था जिसमें मुझे जैकेट पहना रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा ये देख के कि उनकी वाइफ ने जो भी उन्हें समझाया और बताया मेरे बारे में, तो उनका नज़रिया मेरे प्रति बदला, चेंज हुआ, वो चेंज हुए और अब वो अच्छे से बात करते हैं। तो ये अच्छी बात है। नूरान से बात हुई आपकी घर से बाहर आने के बाद? जी बिल्कुल, मैं और नूरान हम दोस्त हैं। आप बहुत, शायद यकीन नहीं होगा आप लोगों को, पर हमारी बात होती है, हमारी वीडियो कॉल पे बात होती है, हम मैसेज में बात करते हैं। सो नूरान जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। एंड वो बिग बॉस के अंदर आई थी तब भी वो मुझे बोल के गई थी कि तुम मेरी फेवरेट हो, मतलब नूरान जी मुझे बहुत पसंद करती हैं। सलमान सर ने भी बोला था कि नूरान को चाहत पसंद आई। तो यस, अच्छा लगा। हम फ्रेंड्स हैं। नूरान बहुत प्यारी, बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये सुनकर आपको थोड़ा शॉक नहीं लगा कि मतलब एक जो हस्बैंड जो है, विविन जो है, उसको मैं इतनी बुरी लग रही हूँ और वाइफ को मैं इतना पसंद आ रही हूँ? हाँ, और फिर उसके ये तो मुझे अलग अजीब लगा, पर उनकी वाइफ के समझाने के बाद उनका रवैया विवियन का पूरा चेंज हो गया मेरी तरफ। उनका वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल बदल गया, जो कि मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो इंसान अपनी बीवी की बात तो मानता है कम से कम। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं वो, घर के अंदर एकदम नमाज और सारी चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम करते हैं वो। जी बिल्कुल, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनका जो एक घर में एक रूटीन कहना चाहिए वो उनका कभी चेंज नहीं हुआ। और टाइम टू टाइम बैठ के उन्होंने जो समय निकाल के एक डेडिकेशन के साथ प्रे करना बहुत अच्छी बात है, और सब ये नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ मुझे देख के उनकी बहुत अच्छा लगता था कि ये उस चीज़ के लिए इतना डेडिकेटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं विविन को कई सारे लोग जो हैं, ऑडियंस जो है वो एक जज करती हुई नज़र आ रही है। वो कह रही है कि विविन का कोई गेम नहीं है, विविन कोई अपना स्टैंड नहीं लेते हैं। आप कितना एग्री करती हैं इस बात से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ उनको बोलना चाहिए वो वहाँ की बात तब नहीं बोलते हैं, और वो शायद लाडला टैग वो इतना वो दिलो दिमाग में वो लिए बैठे हुए हैं कि उनको लगता है कि शायद मैं ना भी गेम खेलूँ, चाहे मैं मुद्दे अपने ना भी रखूँ, चाहे मैं डिस्कशन ना करूँ, तब भी मैं शायद गेम जीत जाऊँगा। हाल ही में जिस तरह से जो टास्क हुआ था एक अविनाश ने, जब उनको नॉमिनेट किया तब
उनको उसके ऊपर बात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस बात को बहुत ईजिली लेट गो कर दिया कि चलो जाने दो यार, कोई बात नहीं, होता है। एंड घर में कामें आई, उन्होंने एक अपना पॉइंट रखा, उन्होंने उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करा। देन दूसरे दिन वो सोचते हैं, डिस्कस करते हैं कि अरे यार मुझे वो चीज़ बुरी लगी। वो मुंह पे ना कोई बात कहते नहीं है। हाँ, मुझे लगता है शायद यही उनका नेचर है। और ये सब चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में देखिए उनके अंदर कहीं ना कहीं ये मुझे दिखता था कि उनको लगता था वो सीनियर हैं या वो लाडले हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, शायद तब भी जीत जाएंगे। पर उसके बाद ऐसा नहीं है, उन्होंने एफ़र्ट लगाया और उन्होंने ध्यान दिया। ये बात शायद बाद में उनके दिमाग से हट गई, शायद उनको फिर घर के अंदर रियलिटी चेक मिला कि भाई ऐसा नहीं है, कोई भी जीत सकता है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है लाडला ही जीते। जब उनको ये समझ में आई तो उन्होंने एफ़र्ट लगाए हैं। एंड कई जगह उन्होंने बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला। वो उनका अपना पर्सनल कॉल है, अविनाश और उनका रिलेशन कैसा था, उनके बीच में क्या बातें होती थी कोने में बैठ के, वो मुझे नहीं पता है, तो इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। लग रहा है कि अविनाश जो है वो विवेन के लिए या ईशा के लिए लॉयल हैं, उनकी लॉयल्टीज़ हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ईशा तो बिल्कुल भी नहीं है, अविनाश भी नहीं है। अविनाश पहले अपने आप को देखता है, उसके बाद वो विवियन या ईशा को देखता है। रिश्तों की अगर बात की जाए तो, और विवियन, अविनाश और ईशा की जो दोस्ती है विवियन के साथ, तो इन रिश्तों में विवियन बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत साफ दिल से अविनाश और ईशा के साथ है। मतलब विवियन के साइड से मुझे दोस्ती बहुत प्योर लगती है, क्योंकि विवियन मुझे एक साफ दिल के इंसान नज़र आते हैं। और विवियन को कभी भी मैंने किसी दूसरे के मुद्दों में घुस के टांग अड़ाते हुए नहीं देखा कि ये दूसरों के मुद्दे में घुस के ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं फुटेज के लिए, तो या जानबूझ के ये बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं बिकॉज ऑफ शो, क्योंकि उनको दिखना है। तो मैंने जानबूझ के ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करते हुए देखा नहीं उनको घर में कभी। जो थे रियल थे, कई चीज़ों पे उन्हें बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। शायद उनको भी बाद में रियलाइज़ हुई होंगी वो बात कि यार मुझे बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोला, जबकि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन जहाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि घर के अंदर नौरान आई और उन्होंने बताया और उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल गया आपके प्रति। उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस बात को माना। लेकिन घर के अंदर एक और बार नौरान आई थी और उन्होंने बताया कि अविनाश तुम्हारे दोस्त नहीं है, ईशा तुम्हारी दोस्त नहीं है और तुम अपने गेम के ऊपर फोकस करो, इन सारी चीज़ों पर ध्यान मत दो। उन्होंने वो चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। यस, अब विवियन उन दोनों से क्या फील, मुझे लगता है ना कि जब इंसान इमोशनल होता है, अटैच हो गए हैं वो, ऐसा कह सकते हैं। अटैच होता है ना, तो लोग उसको इमोशनली मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो होते हैं ना, जब हम साफ दिल से किसी के साथ होते हैं, एकदम ऑनेस्टी के साथ, और कोई थर्ड पर्सन हमें बोलता है, भले ही वो हमारा कितना करीब हो, कि नहीं यार ये ना तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तुम समझो, तो हमें शायद वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे सामने जैसे रह रहा है, जैसी बातें कर रहा है और हम उसके साथ साफ दिल से हैं, तो हमें वो नहीं समझ में आता है कि इंसान हमारा फ़ायदा उठा रहा है या ये हमारा सच्चा दोस्त नहीं है। ये थर्ड पर्सन को दिखता है, लेकिन कई बार ये चीज़ हमें खुद फील नहीं होती है। तो शायद विवियन की वाइफ उनको बोल के गई, पर उनको खुद ये बात रियलाइज़ नहीं हुई, क्योंकि वो शायद होता है ना, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं या हमें प्यार में सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, गेम नहीं समझ में आता है, क्योंकि विवियन नहीं गेम खेल रहे हैं। विवियन ऑनेस्टी के साथ ईशा और अविनाश के साथ दोस्ती के रिश्ते में हैं, तो शायद इसीलिए विवियन को नहीं नज़र आ रहा है अविनाश और ईशा की सच्चाई, जो उनकी वाइफ को नज़र आई या हम सब लोग बाहर वालों को जो नज़र आ रही है। करण और विवियन की दोस्ती को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है बाहर। दोस्त हैं और दोस्त नहीं है, 12 साल के दोस्त हैं, जिसमें 3-4 बार उनके पास में कॉल्स आते हैं और कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है कौन किससे इनसिक्योर है, किसको किससे जलन है वहाँ पर? जलन तो देखिए, करण ने खुद ही बोला था कि मैं जेलस हूँ क्योंकि आप बहुत सुंदर दिखते हैं और आपको टॉप 2 में बिग बॉस ने ऑलरेडी बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें करण ने बोली थी, जो कि मुझे अच्छी भी लगी कि चलो खुल के मुंह पे तो बोला, एटलीस्ट मन में कुड़ तो नहीं रहे हैं, जो है मुंह पे जल भी रहे हैं, तो उन्होंने, करण ने मुंह पे बोला कि भाई मैं जल रहा हूँ, ये है वो है। पर अगर दोस्ती की बात करें तो स्टार्टिंग के डेज़ में विवियन बोलते थे कि यार ये तू मेरा दोस्त है, मेहरा से पूछ, उसको सब पता है। तो दोस्ती वाला मुझे विवियन की तरफ से दिखाई देता था, करण की तरफ से कभी नहीं देखा। करण ऐसे बोल देता था कि भाई मुझे नहीं पता, हम क्या दोस्त थोड़ी हैं यार, हम तो बस फुटबॉल ग्राउंड में मिलते थे, थोड़ी बहुत बात हुई है फ़ोन पे। तो विवियन ने दोस्त माना करण को, पर करण ने कभी दोस्त नहीं माना। तो शायद यही विवियन के मन में कन्फ्यूज़न या यही सब चीज़ें चलती रहीं। फिर जब विवियन दूर होना चाहे तो करण उनके पास आ रहे थे कि हमारा क्या है, हमारा क्लियर करो, अभी तुम दोस्त हो या नहीं हो।
तो शायद ये करण ने गेम खेला है या ये क्या किया क्यों किया मुझे नहीं पता। पर हाँ, दोस्ती की बात करें तो स्टार्टिंग में विवियन की तरफ से था, करण की तरफ से कभी नहीं था। उन्होंने हमेशा डिनाई किया कि यार ये दोस्त नहीं है मेरा, बोलता रहता है पता नहीं क्यों कि दोस्त हूँ। करण का गेम आपको कैसा लगता है? इंटरेस्टिंग लगता है या बोरिंग लगता है? अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्टिंग है। मैं ये कहना चाहती हूँ करण की कुछ बातें हैं जो उन्हें नाम दिया गया है मिट्टी का तेल, और आग लगाते हैं क्योंकि वो लोगों की पर्सनल मुद्दों में घुसते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने मेरे लिए भी कमेंट किया है कई बार। वीकेंड वाली चीज़ का भी उन्होंने कई बार मजाक उड़ाया। तो वो सब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप क्यों कमेंट कर रहे हो, जो आप देख रहे हो कि मैं ऑलरेडी उस चीज़ से डिस्टर्ब हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो अगर आप मेरे आंसू नहीं पहुँच सकते, करण के लिए मैं ये बोल रही हूँ, आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते, तो एटलीस्ट आप उनका मजाक भी मत उड़ाओ कि मैं मगरमच्छ के आंसू रो रही हूँ या मैं कैमरे के लिए कर रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे, जब मैंने बाहर आके ये वीडियो देखा तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि उनकी जो आदत है पर्सनल कमेंट करना, बिलो द बेल्ट बातें करना या फीलिंग्स का मजाक उड़ाना, पर्सनल घुसना, लोगों के पर्सनल मैटर में घुस के और उनको पोक करना या और ज़्यादा जानना, मतलब क्या चोट को कुरेदना है ना, जले पे नमक छिड़कना। तो ये काम करण का है जो कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और दोनों का जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है चुम और करण का, रियल लग रहा है, ऑर्गेनिक लग रहा है वो आपको? नहीं, वो उनका ऑर्गेनिक है, रियल है, क्योंकि करण की तरफ से है। करण पूरा दिन सिर्फ चुम 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 बोलते रहते हैं। एंड जो चुम है वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्योर सोल है। चुम को कभी मैंने किसी के पीठ पीछे कुछ बुराई करते हुए नहीं देखा, कभी किसी की इंसल्ट करते हुए नहीं देखा। तो चुम की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एज अ पर्सन मुझे चुम बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे बहुत प्योर लगती हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक ऑडियंस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज है। एक तरफ चुन कहती हैं कि मेरा एक बाहर एक रिलेशनशिप है और मैं थोड़ा सा उस रिलेशनशिप से अभी ठीक तरह से बाहर नहीं आ पाई हूँ, एक क्लोजर बाकी है उनका शायद, है ना, और घर के अंदर एक उनका रिलेशनशिप चल रहा है। बट क्या लगता है जो घर के अंदर जो हो रहा है कहीं ना कहीं उनके बाहर के रिलेशनशिप के ऊपर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा, ऐसा लगता है आपको? मुझे लग रहा है कि बाहर अगर वाकई इनका कुछ है तो इम्पैक्ट तो करेगा। समझ में नहीं आ पा रहा है लोगों को एक्चुअली वो है क्या। मुझे भी समझ नहीं आया, पर वो चुम का बाहर पर्सनल उनकी लाइफ है, तो इस बारे में कभी भी मैंने ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उनका पर्सनल है। बाहर जो भी है उस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। मैंने पूछने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि कहीं उनको मेरी वजह से हर्ट ना हो। पर अंदर जो दिख रहा है करण के साथ कुछ तो है जो कि दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा है। एंड बाहर है तो अब उसको वो कैसे मैनेज करेंगी, या बाहर जो उनका बॉयफ्रेंड है या जो भी है उसको इस चीज़ से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, अब उसका क्या कॉल है चुम को लेके, वो भी डिपेंड करता है कि अब वो चुम के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या मे बी चुम और वो जो बाहर है वो सॉर्ट आउट हो जाए उनका मैटर। वो तो वही डिसाइड करेंगे, और अभी चुम को डिसाइड करना है कि उनको करण के साथ जाना है या जो बाहर है वो क्या बोल रहे हैं। तो ये आई थिंक उनका पर्सनल मैटर है जो कि जब वो घर से बाहर निकलेंगे तब सॉर्ट होगा। और दूसरी तरफ क्या कहेंगी, वो देखिए आपने जो घर के अंदर कुछ क्लिप्स बन रहे थे आपके, हैशटैग राहत। अच्छा हाँ, वो देखे राहत फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो ये बताइए, जब आप घर के बाहर आते हैं और आप देखते हैं हैशटैग राहत जो चल रहा है, ये देख के मैं शॉक्ड हो गई यार। मैंने कहा अरे बाप रे, रजत और मुझे इतना प्यार मिल रहा है, हैशटैग राहत जो हमारा नाम रखा है। पर मुझे वीडियोस बड़े प्यारे लगे। हम दोनों का बॉन्ड अंदर चाहे जैसा भी हो, मैं रजत को पसंद करूँ ना करूँ, पर अंदर हमारा जो भी बॉन्ड हो, पर बाहर जिस तरह से फैंस ने एडिट किया है, जिस तरह से दिखाया है जो राहत के फैंस हैं, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस एडिट किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ एडिट किए हैं। मैंने सारे वीडियोस देखे हैं राहत के, मुझे बहुत पसंद आए, बहुत क्यूट थे। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे वीडियोस हमारे बनाने के लिए जो कि एक्चुअली बहुत क्यूट थे। सो देख के अच्छा लगा, क्यूट था। अब भी नाराज़गी है रजत से? हाँ, नाराज़गी तो है कुछ बातों को लेके, पर मुझे लगता है इंसान जैसा होता है कभी बदलता नहीं है, तो वो जैसे है वो नहीं बदलेंगे। जो मेरे साथ ही बैठना, मेरे साथ बातें करना, जब पराठे खाने हो तो चाहत याद आती है, चाहत पराठे बना दो, और मैं
भोली भाली सी, मैं जाके पराठे भी, मैंने बहुत पराठे बना बना के खिलाए हैं रजत को। एंड अनार छील लो, तो जब उनको कोई काम है, जब अनार छीलना है तो मैं याद आती हूँ, जब उनको भूख लगी है तब मैं याद आती हूँ, जब उनके साथ बैठने के लिए कोई नहीं है, जब उनको घर में किसी के साथ बैठना है और सब अपने अपने ग्रुप में बिजी हैं, तब उनको मैं याद आती हूँ कि चलो चाहत के साथ बैठ के बातें करते हैं। लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी तो रजत कभी भी मेरे साथ नहीं थे, और मेरे साथ ही बैठना, मुझसे हंसी मजाक करना, मुझसे बातें करना, और फिर पीठ पीछे जाके बोलना कि यार ये पांडे जाती क्यों नहीं है, ये कब जाएगी, यार ये निकलती नहीं है, क्यों रुकी हुई है, 20 बार रिपीट करना। अगर मैं नॉमिनेट हूँ तो कई बार घर में बोलना कि देखना इस बार पांडे जाएगी, इस बार चाहत जाएगी, इस बार चाहत जाएगी, और ये क्यों नहीं जा रही है, ये क्यों रुकी है। इसके अलावा भी मेरा मजाक उड़ाना पीठ पीछे मेरे, कई बार मेरे सामने भी। तो ये सब जो रजत की चीज़ें हैं, जो सिलेक्टिव वो रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, जो मुझे कभी फील नहीं हुई कि रजत ने मुझे कभी वैसे रिस्पेक्ट दिया हो। हाँ, मैं कई बार रोई हूँ, और वो उन्हीं की वजह से रोई थी मैं, तो हमेशा वो चुप करवाने ज़रूर आते थे मेरे पास, लेकिन फिर से वही चीज़ें करते थे जिन चीज़ों से मुझे हर्ट होता था, मुझे तकलीफ़ होती थी उनकी बातों से, और वो वही चीज़ें करते थे, सेम वो वही रिपीट करते थे, वही वो मजाक उड़ाने वाली कुछ बातें मुझे बोलते थे और मैं रोती थी। तो उन्होंने वो करना बंद नहीं किया, और मुझे लगता है रजत बहुत सिलेक्टिव रिस्पेक्ट देते हैं। जब रजत को पता चला कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो किसी ग्रुप में नहीं हूँ, तो ये तो अकेली है, इसका कुछ भी मजाक उड़ाते रहो, इसके साथ बोलने वाला कौन है। तो होता है ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, तो रजत ने मुझे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और ये उनका नेचर है, ये कभी बदल नहीं सकता है, ये कभी मैं बदलना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि शो ख़त्म तो अब सब ख़त्म। मुझे ऐसे कोई दोस्ती रखने का कोई मन नहीं है रजत से, क्योंकि हैं कुछ चीज़ें जो मुझे रजत की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बताना चाहेंगे इस बारे में? यही सब जो बातें मैंने अभी बोली हैं, यही सब चीज़ें नहीं पसंद। उनकी मम्मी ने भी एक बात कही है कि चाहत जाया करती थी उनके पास में फुटेज लेने के लिए। अरे आंटी जी नमस्ते। पहली बात तो रजत की मम्मी बहुत प्यारी हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत क्यूट हैं। नमस्ते आंटी जी, रजत की मम्मी। एंड मैं जब उनसे मिली तो मैंने उनके साथ डांस भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आंटी ने मेरे बारे में बोले कि आंटी ने जो मेरे बारे में बोला है कि चाहत जाती थी रजत के साथ के पास फुटेज लेने, तो ऐसा नहीं है भाई, मैं उसके पास जाऊं वो मेरे पास आए दिखने वाले हम दोनों ही हैं। तो अब आंटी के इस कमेंट पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ आंटी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, और आंटी जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद रजत ही आता था मेरे पास फुटेज लेने और मेरे साथ हंसी मजाक करने, बस मैं यही कहूँगी। दिग्विजय से बात हुई आपकी घर से बाहर आने के बाद में? यस, दिग्विजय से मेरी बात हुई, एंड हम लोग बहुत जल्द मिलने भी वाले हैं, एंड वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, आप लोग तो जानते ही हैं। तो यस, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर टाइम मिलते ही हम दोनों मिलेंगे, और हमारी फ़ोन पे बात हुई, हमारी वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। सो ही इज़ वेरी गुड पर्सन एंड ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। कहा जा रहा है कि वो शायद फिनाले नहीं अटेंड करने वाले हैं। हाँ, इस बारे में मेरी दिग्विजय से बात नहीं हुई है। मुझे ये पता चला है कि वो नहीं आ रहा है, पर ये उसका पर्सनल कॉल है, मतलब मैं इसमें फ़ोर्स नहीं कर सकती हूँ, पर ज़रूर मैं उससे बात करूँगी, एंड देखते हैं क्या होता है, वो आता है या नहीं आता है, उसकी मर्ज़ी। फिनाले की अगर परफॉर्मेंस के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, क्या पहन रही हैं चाहत, और क्या किस गाने पे या क्या परफॉर्मेंस उनकी होने वाली है और किसके साथ? यार ये तो सरप्राइज़ है, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मेरी परफॉर्मेंस किसके साथ है, मैंने क्या पहना है, कौन सा सॉन्ग है, ये सब आपको कल सरप्राइज़ मिलेगा। तो एक्साइटेड हैं आप उसके लिए? हाँ, यस यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिनाले के लिए, एंड आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि 14th वीक तक मैं उस घर में स्टे कर पाई, आप लोगों के प्यार और वोट्स की वजह से। और चाहत, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों ना एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आपकी मम्मी की, जो उन्होंने एक बंदूक अपने कंधे पर लटका रखी है। क्या कहेंगी आप, वो पिक्चर कहाँ से आई सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे? वो बहुत पुरानी फ़ोटो है मम्मी की, बहुत पहले मम्मी ने क्लिक करवाई थी वो फ़ोटो, पता नहीं वो कैसे कहाँ से वायरल हुई। आई थिंक मेरे भाई ने ही डाला था फेसबुक पे बहुत पहले। तो ये कहना चाहती, पुरानी फ़ोटो, और मेरी मम्मी है दबंग, पूरे लोगों को, अभी तो पूरी दुनिया को पता चल गया है वो कितनी दबंग है। और मतलब मैं खुद को मैं प्राउड फील करती हूँ कि क्या दबंग मम्मी है यार मेरी, मैं मेरी माँ के सामने कुछ भी नहीं हूँ। सो शी इज़ वेरी दबंग, और जैसा फ़ोटो में दिख रहा है भाई सही है, फ़ोटो उतरवा ली उन्होंने, अच्छा लगता है उनको ये सब।
लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक एपिसोड में उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उठा ली है भाई। हाँ, दबंग मम्मी है मेरी, और जो उनके दिल में था वो उन्होंने बोल दिया। कैमरे के बारे में नहीं सोचा या ऐसा नहीं दिखाया कि वो जैसी हैं, बोले कुछ और, मन में कुछ और है मेरी मम्मी के और बोल कुछ और रही हैं। तो मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया। बिग बॉस के घर के अंदर आने के बाद लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे अपने घरों में बात करते हैं। कैमरे पे बोलने की हिम्मत सबकी नहीं होती है, जो लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो मेरी मम्मी ने कैमरे की परवाह नहीं की। मेरी मम्मी ने ये परवाह नहीं की कि वो ऐसा बोलेंगी तो लोग क्या कहेंगे। उनके मन में जो बात थी, उनके दिल में, कि उनकी बेटी को इस तरह से इल्ज़ाम लगाया है जो अविनाश ने, जो मेरी मम्मी को बहुत हर्ट की, तो उन्होंने वो बातें आके बोली। तो मेरी मम्मी रियल थी एटलीस्ट। उन्होंने कोई फेक एक्टिंग नहीं की कि अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। एटलीस्ट ऐसा नहीं बोला। जो दिल पे था मेरी माँ के, वही मेरी माँ के उनके मुंह पे भी था। तो वो फेक नहीं थी, जो था सब सच्चाई, सब ने देखा है। अब ये जनता जानना चाहती है कि अब कब चाहत शादी कर रही है। जब भी कोई अच्छा लड़का मिलेगा तब मैं शादी करूँगी, और सबसे पहले आके आप लोगों को बताऊँगी मैं कि कौन है, कब मिलेगा, कहाँ है पता नहीं, पर मैं ढूंढ रही हूँ। लेट्स सी शादी कब होती है। बट लेकिन बातें चल रही हैं ऐसी, क्योंकि आपने बिग बॉस में भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, अरे मुझे शादी करने का बड़ा शौक है बचपन से ही, पर हो नहीं पा रही है। अब जब लड़का मिलेगा, जब शादी होगी, तब आप लोग भी आएंगे, आप लोगों को भी पता चलेगा, पर ये कब होगा कुछ पता नहीं। बट क्या है, ये जो रिंग वाली जो बात हो रही थी, ये वही है? एक रिंग वाली आप जो एक डिस्कशन कर रहे थे कशिश के साथ में बैठ के। अच्छा ओके, अरे नहीं यार, वो तो मैं और कशिश, वो हम गर्ल्स टॉक है, वो थोड़ा लड़कियां सहेलियां छेड़ती नहीं है ना एक दूसरे को, तो हम दोनों छेड़ रहे थे यार एक दूसरे को। वहाँ पे ना टीवी है ना फ़ोन है, और हर जगह नेगेटिविटी है ना, तो और क्या बातें करेंगे। तो बस दो सहेलियों के बीच की बात थी, मेरी और कशिश के भी। हम छेड़ रहे थे हम दोनों एक दूसरे को कि हाँ। अब मम्मी की क्या एडवाइस होती है चाहत को, उनकी बेटी को? मम्मी बस कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मेरी माँ मेरे साथ है तो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी माँ से मतलब है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, उनका क्या कहना है। अगर मेरी माँ मेरे साथ है तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे सिर्फ ये है मेरा कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या बोले, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे बस इससे मतलब है कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या बोल रही है। लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगी, किसको विनर बनते हुए देखना चाहती हैं अब चाहत? मैं विनर बनते हुए मैं चुम को देखना चाहती हूँ। एंड टॉप 3 की बात करें तो विवियन, करण, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करण एंड विवियन एंड चुम। और कौन जीतना नहीं डिजर्व करता आपके हिसाब से? जीतना तो मुझे लगता है बाकी सब डिजर्व नहीं करते, इन 3 के अलावा। डिप्लोमेटिक जवाब है ये, क्लियर जवाब चाहिए हमें। नहीं यही क्लियर, हाँ बाकी सबको हटा दो, रजत को हटा दो और अविनाश ईशा को हटा दो, सबको हटा दो, बस आई थिंक यही है। और मैं चाहती हूँ कि चुम जीते, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत अच्छी पर्सनालिटी चुम की निकल के बाहर आई है। एज अ पर्सन बहुत प्यारी हैं वो, और बहुत अच्छी सोल हैं, बहुत 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 अच्छी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी शो जीते, तो मैं चाहती हूँ चुम जीते। थैंक यू सो मच चाहत हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपने भी हमारे साथ में बातों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।